नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को और विभिन्न धर्मों को पढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं महाजनपद काल तक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के अंतर्गत मगध साम्राज्य को। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इन महाजनपदों में एकमात्र अश्मक दक्षिण भारत में था, जहां इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने शासन किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। इसमें बज्जी संघ पर मगध के आक्रमण का भी वर्णन मिलता है। महाजनपद काल में 10 गणतंत्र भी विद्यमान थे, जिनमें लिच्छवी यानी वैशाली, शाक्य यानी कपिलवस्तु, भग्ग यानी सोमभगगिरी इत्यादि प्रमुख थे। महाजनपदों की स्थिति के बारे में संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। मगध, अवंती, वज्जी, कौशल, काशी, अंग, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन, गांधार, काम्बोज और अश्मक, ये 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली या शक्तिशाली मगध जनपद था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो उसकी राजधानी थी वो थी राजगृह। अवंती की उज्जैनी, कौशल की श्रावस्ती, बज्जी की वैशाली, कम्बोज की राजपुर, गांधार की तक्षशिला और काशी की वाराणसी, ये कुछ प्रमुख महाजनपद जिनकी राजधानी। बात कर लेते हैं अब मगध साम्राज्य के। महाजनपदों के काल में मगध ने अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया था। मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश था हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश ने यहाँ पर शासन किया। नंदों को समाप्त करके मौर्य वंश ने यहाँ पर अपने शासन का प्रारंभ किया, यानी अपने शासन की नींव रखी। जान लेते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक का समय है। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उनके पिता का नाम भट्टीय था। राजधानी थी राजगृह यानी गिरिब्रज भी जिसे बोला जाता है। बिंबिसार का शासनकाल था 544, 49 वर्षों तक शासन किया। 492 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु यानी कुणिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। बिंबिसार ने अपनी शक्ति तथा राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति को अपनाया। मृद्र, कौशल, लिच्छवी, गांधार, इन स्थानों से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। महात्मा बुद्ध का समकालीन था और जीवक उसका राज्य वैद्य था। अजातशत्रु ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध विजय को अपनाया। वज्जी संघ पर विजय के लिए अपने मंत्री बस्सकार की कूटनीति का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिला कंटक जैसे हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में किया। उसने वैशाली को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन शासक बनता है। उसने पाटलिपुत्र नगर यानी कुसुमपुरा की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड, नागदासक हर्यक वंश के शासक हुए। नागदासक इस वंश का अंतिम शासक था और उसके बाद शुरुआत होती है शिशुनाग वंश की। हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की, यानी 412 ईस्वी पूर्व में नागदासक की हत्या हो जाती है और उसके बाद शिशुनाग के द्वारा इस वंश की स्थापना यानी शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। शिशुनाग ने अवंती, वत्स, कौशल महाजनपदों को मगध में मिला लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण था। उसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कालाशोक ने वैशाली को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी भी बनाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन की हत्या हो जाती है और उसकी हत्या के बाद नंद वंश की नींव रखी जाती है, यानी नंदीवर्धन की हत्या कर दी है महापद्म नंद ने
और नंद वंश की नींव रखी है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश ने उसे उग्रसेन भी कहा है, यानी कि उसका महापद्मनंद का दूसरा नाम था उग्रसेन। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक एकराट कहा गया है। पुराणों में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके कलिंग विजय का भी उल्लेख है और उस समय राज्यों को जीतकर मगध को विशाल साम्राज्य में उसने बदल दिया था। फिर धननंद। नंदवंश अंतिम शासक था। उसके शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। धननंद के शासन के दौरान जनता में बहुत असंतोष था और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अपना अधिकार कर लिया। अब मगध के उत्थान के क्या कारण थे, पहले ये जान लेते हैं। मगध 16 जनपदों में से एक था, जिसके शासकों ने संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर अपने राज्य का विस्तार किया और इसे शक्ति का केंद्र बनाया। मगध के उत्थान के कई कारण जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। पहला, भौगोलिक स्थिति। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के मैदान में कृषि और वाणिज्य का बहुत विस्तार हुआ। गंगा, सोन, पुनपुन इन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था, जिसके कारण यहाँ किसी शासक का आक्रमण करना आसान नहीं था। राजगृह भी सामरिक रूप से एक सुरक्षित स्थान था। उत्तर भारत में पाटलिपुत्र व्यापार का एक केंद्र था, जिससे शासकों को आर्थिक समृद्धि का मौका मिला। सैन्य संगठन। मगध साम्राज्य की राजधानी के निकट उस समय घने जंगल थे, जिनसे प्राप्त हाथियों का उपयोग सैन्य शक्ति को बढ़ाने में किया गया। गजवाहिनी मगध सेना की सबसे बड़ी शक्ति थी। जंगलों में अनेक लौह खदानें थीं, जिनसे लोहा प्राप्त होता था। लोहे का उपयोग अस्त्र शस्त्र में किया जाता था, जबकि अन्य महाजनपदों में इसका अभाव था। सबसे प्रमुख, शासकों का योगदान। साम्राज्यवादी विचार के शासकों ने राज्य विस्तार को प्रोत्साहित किया। अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का भरपूर इस्तेमाल राज्य विस्तार में किया। साम्राज्य विस्तार का उत्साह अन्य क्षेत्रों से अधिक था। अनार्य तत्वों के प्रभाव से युद्ध के लिए तैयार जनसंख्या का उपयोग शासकों ने भरपूर किया। सिकंदर का आक्रमण। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। वह यूनान के मकदूनिया का शासक था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजतंत्र और गणराज्य थे। इसमें पोरस बहुत शक्तिशाली था। आम्बी तक्षशिला का शासक था और उसने सिकंदर से संधि कर ली थी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश के शासक धननंद का शासन था। जनता में वह लोकप्रिय नहीं था, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति बहुत प्रबल थी। पंजाब के शासक पोरस के साथ सिकंदर ने हाइडेस्पीज का यानी झेलम का युद्ध किया, जिसमें घायल होने के बाद पोरस को बंदी बना लिया गया। 326 ईस्वी पूर्व में व्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सैनिकों ने मगध की शक्ति और जलवायु की कष्टता के कारण ही यह निर्णय लिया। सिकंदर को सैनिकों के निर्णय के आगे झुकना पड़ा और 323 ईस्वी पूर्व में वापस यूनान जाते हुए बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसके बाद शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य की, जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। आप लगातार साथ बने रहिएगा। नमस्कार।